नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूं। हम क्रेडिट रिस्क के कुछ पहलुओं पे बात कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा रिस्क है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए, लेकिन एक छोटा टॉपिक जो शायद मैं रेफर नहीं कर पाया वो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस है कि आप किन्हें लोन नहीं दे सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो लोन के बारे में। वो सर्कुलर आपको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि डायरेक्टर्स के रिलेटिव, नो वे, नो लोन्स अगेंस्ट दी फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ द अदर बैंक। Several restrictions have already been placed. Follow those guidelines because those guidelines can straightaway land you into a violation of RBI guidelines and inflict penalties on your bank. Today I'm going to topic on three topics which are little complex, debatable, several things where several concepts are involved there. It starts with fundamentally what we call as monitoring of advances. It is the monitoring which gives you problems, doesn't give you comfort. Because if you are monitoring your credit portfolio through length and breadth, it is easy. But acute monitoring is required for the last ticket loans which are in your books. अभी लास्ट टिकट लोन्स का जो डेफिनेशन है हर एक बैंक के हिसाब से होगा। फॉर अ स्मॉलर बैंक इट कुड बी 10 lakhs, 50 lakhs, 5 crores, 50 crores, जो भी है वो। You must monitor these last ticket loans in your bank in the proper way. The transactions are required to be monitored properly because it is your branch where the accounts are being maintained. That's where the incipient sickness or the symptoms of incipient sickness are first identified, located. And if your branch head is not in a position to respond to that, you get to know the problem once the case has become critical. And that's where the role of monitoring, credit monitoring, becomes more important. In many banks there are monitoring departments separately, they are doing it, but for smaller banks it has to be handled in a different way. There are a couple of symptoms in which your branch manager should escalate if they occur for a particular account. जैसे कि कई बार बोरोर आपके पास एडिशनल लिमिट मांगता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, वो अपना वर्किंग कैपिटल ढंग से मैनेज नहीं कर रहा है, ही इज हैविंग सम स्ट्रेन, उसके स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे नहीं आते हैं, 2 महीने में एक बार आते हैं, सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे नहीं करता है, चेक रिटर्न का जो क्वांटम है वो बढ़ा हुआ है, कई बार 8-8 दिन उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी नहीं होता है, मीनिंगफुल क्रेडिट 2-3 महीने अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, इंडिकेटिव ऑफ the transactions being done with some other bank. Although there are restrictions, no bank should open a current account where there is a credit facility with some other bank. जो sanction terms है उसको comply न करना. These are few instances which I am quoting. But then even after spending 45 years in banking, I find that the branch managers are not paying proper attention to these areas. क्योंकि ये जो इवेंट मैंने आपको गिनाए हैं, गिने चुने, योर मैनेजर शुड कॉल द बोरोर व्हाट द हेल इज हैपनिंग एंड ट्राई टू असेस, विजिट द बोरोर्स ऑफिस और फैक्ट्री, सी व्हाट द थिंग्स आर. नाउ दिस इज एन एरिया वेयर क्रेडिट मॉनिटरिंग हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. इट इज दीज एरियाज व्हिच टेक यू टू फर्दर बैंकिंग इनिशिएटिव्स. फॉर एग्जांपल, बोरोर जेन्युइन डिफिकल्टी में है, उसका कैश फ्लो कहीं अटक गया है, उसके डेटर्स उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या डेटर्स उसको रिपे नहीं कर रहे, वजह कुछ भी हो, कैश फ्लो अटक गया है, बोरोर जो बंदा है तुम्हारा अच्छा है, जेन्युइन है, एज अ बैंकर यू नीड टू हेल्प हिम, उसके पास कैश फ्लो नहीं है, कैसे हेल्प करोगे? रीस्ट्रक्चर द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, restructure various other things, amend the terms of sanction, grant him relief,
बैंक को क्या तकलीफ है? प्रोविजनिंग आएगा, इसके अलावा क्या होने वाला है? प्रोविजनिंग आएगा। लेकिन आइडेंटिफाइंग द रीस्ट्रक्चरिंग नीड्स इन टाइम इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। और कौन कहता है कि मिडवे आप उसको रिपेमेंट हॉलिडे नहीं दे सकते हो? यू कैन डू दैट। यू नीड टू हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट यू हैव टू असेस। आपको जस्टिफिकेशन देना है, आपने ये पर्टिकुलर एक्शन क्यों लिया। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस क्लियर है, 2009 की है और 2015 की है। आईरैक नाउ से भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है। एंड देन देयर इज अ स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कैटेगरीज where you can retain the asset classification status and restructure. Normally provisioning कब आता है? Whenever there is a sacrifice. और कोविड के दरमियान तो रिजर्व बैंक ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसे ला दी थी कि आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, लेकिन टाइमली आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ रिस्ट्रक्चर is in the hands of bankers, and bankers normally sit on fence for doing a proper restructuring. This is in respect of not only for commercial banks but even for the urban cooperative banks. Timely assistance. मॉनिटरिंग का पहलू ही वही है। आप क्यों मॉनिटर कर रहे हो? तुम्हारे पैसे लगे, उसके बिजनेस में तो उसके तो 25% है, तुम्हारे 75% लग चुके हैं, तो तुम्हें चिंता होनी चाहिए, बोरोर को नहीं। और जब आप चिंता करोगे, आप उसकी फाइनेंशियल फैसिलिटीज को अच्छे तरीके से रिस्ट्रक्चर करोगे, भले प्रोविजन लगे, भले एसेट क्लासिफिकेशन डाउन हो, बोरो जिंदा बचेगा, बैंक भी जिंदा बचेगी लॉन्ग रन में। सो रिस्ट्रक्चरिंग इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। मॉरेटोरियम के बारे में भी ऐसा है, जेन्युइनली मॉरेटोरियम आप डिसाइड करो, जेन्युइनली 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आप मॉरेटोरियम कर सकते हो। अगर कैश फ्लो में डिले है तो आप मॉरेटोरियम के पीरियड का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज कर सकते हो। एसेस इट प्रॉपरली, वो आप एसेस करो। और वो जो आई एम सॉरी वो जो डेट होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, उसके हिसाब से रिपेमेंट टाइप करो। उसमें अगर आप एक्सटेंशन करते हो, अकाउंट स्टेट में एनपीए हो जाता है, उसकी गाइडलाइंस अलग ही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और वर्किंग कैपिटल लिमिट के बारे में जो स्टॉक स्टेटमेंट वो देता है, आप खुद एक बार जाके वेरीफाई करना चाहिए। आप स्टॉक ऑडिट करते हो सर्टेन अमाउंट के ऊपर, आप अगर स्टॉक ऑडिट करते हो तो ये जो स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके ऑडिट करता है उसकी। कई बार ये बोरोर उसको हेल्प नहीं करता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देता है, नोट इट, यू नीड टू टेक एक्शन। और कई बार आपका जो स्टॉक ऑडिट का फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट के बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऑडिट का रिपोर्ट आ गया, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट में देयर हैज टू बी वन पैराग्राफ वेयर देयर इज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन वेदर द रिलेशनशिप हैज टू बी कंटिन्यूड और अदरवाइज। ये जो तुम्हारा ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे देता है कि देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप बिकॉज लॉट ऑफ गैप्स आर देयर। हम लोग क्या करते हैं, वो रिपोर्ट को होल मार के फाइल कर देते हैं। दिस इज एन एक्शन रिपोर्ट, एंड द एक्शन रिपोर्ट इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि द वेरी पर्पस ऑफ स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट is defeated. Read the stock audit report carefully. Maybe it's a once in a year event, but the stock audit report gives you lot of ideas whether the stock statement that the borrower is submitting, the debtors that he is submitting, the creditors that he is submitting, उसका एनालिसिस उसमें पूरा होता है, जेन्युइन है नहीं है, या फिर उसमें क्रेडिटर्स में ये लोन छुपा के आपको बता देते हैं। लोन लेते हैं वो उसमें क्रेडिटर्स में छुपा के बताते हैं, लेकिन वो डीपी निकालते वक्त लोन का जो क्रेडिटर होता है वो निकाल देते हैं। सिर्फ बहुत सारी चीजें ये लोग करते हैं, तो आपको ध्यान देना है। दिस इज वन ऑफ द रिस्की एरिया वेयर योर पीपल शुड बी प्रॉपरली ट्रेन टू इंश्योर दैट द स्टॉक स्टेटमेंट इज टेकन वेरी सीरियसली अनलेस एंड अंटिल योर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो सबमिशंस बाय द बोरोवर। लेकिन कैश फ्लो सबमिट करके डीपी निकालने वाला बोरोवर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है या नहीं is a suspense to me, because we do not have that capability of using the alternative models or alternative methods. Now these are 3-4 areas which I feel you should be careful of, क्योंकि अगर आप स्टॉक स्टेटमेंट लिंक करोगे कहाँ पे,
उसका जो टर्म लोन होगा, टर्म लोन के सामने आप उसको कनेक्ट करोगे कि टर्म लोन रीपेमेंट और ये मैच कर रहा है कि नहीं, ट्रांजैक्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने आपको कहा है वर्किंग कैपिटल लिमिट रिव्यू करना है साल में, लेकिन आपको ऑन अ कट ऑफ पॉइंट टर्म लोन लिमिट भी रिव्यू करनी चाहिए। वो क्यों टर्म लोन लिमिट रिव्यू करनी चाहिए? आपका इंस्टॉलमेंट तो आ रहा है व्हीकल का, लेकिन बोरोर ने व्हीकल बेच दिया है, तुम्हें पता ही नहीं है। आपका हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट तो आ रहा है, लेकिन उसने प्रॉपर्टी बेच दी है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो जब आप रिव्यू को जाओगे, यू विल कंडक्ट अ विजिट, एंड वंस यू कंडक्ट अ विजिट यू गेट टू नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। सो द कंसेप्ट ऑफ टर्म लोन रिव्यू इज नॉट देयर, पॉपुलरली नॉट देयर, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स यू टू डू दैट, कि भाई आप पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो जो टर्म्स आपने दिए हैं वो टर्म्स के हिसाब से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज a huge risk. You must have a methodology based on the size of the credit account and decide whether it is subjected to quarterly review or half yearly review or yearly review. रेगुलर रीपेमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऑन टोज हो तो यू कैन मैनेज द रिस्क इन्वॉल्व इन क्रेडिट बिजनेस, क्योंकि क्रेडिट बिजनेस में कई बार ऐसा होता है रिस्क आ जाती है, जब तक आपको समझती है पेशेंट आईसीयू में चला जाता है, बाहर नहीं आता है फिर, और आप भी कुछ कर नहीं सकते हो, एंड देन यू मूव ऑन टू दी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, रिकवरी, ये वो सब चालू हो जाता है आपका। लेकिन अगर आप सही समय से मॉनिटर करोगे तो ये जो क्रेडिट रिस्क का बड़ा हिस्सा है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। इसके लिए सेटअप है, इसके लिए सिस्टम्स है। देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, standalone software which generate trigger on the basis of repayment। और ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने इतनी गाइडलाइंस दी है, जैसे SMA 0, SMA 1, SMA 2, क्या है ये? These are monitoring guidelines. You synthetically make use of these guidelines differently। जैसे कि अकाउंट SMA बन गया, तुम्हारा बंदा उसके घर में हो जाना चाहिए, वो क्या आना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। ये जो चीजें हैं, ये अगर आप सेंट्रली या इन डिस्बर्स वे नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो में जो छेद लगना चालू हो जाएंगे उसको प्लग करना बहुत कठिन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट एन इजी जॉब, रिस्क मैनेजमेंट इज अ डर्टी वर्क ऑल्सो, बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक एंड दैट ऑफ डिपॉजिटर्स यू नीड टू डू दिस। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं या मेरे विचारों से सहमत है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा। मैं आजकल छोटी वीडियो करता हूं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो छोटी वीडियो में से भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू विजिट द चैनल ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू।